So welcome back. This is lecture 10 of PGBP for AY 2022-23 and this is for CMA Intermediate June 2022 attempt. ठीक है, ये हमारा lecture 10 है अभी PGBP का. हम terminal depreciation और balancing charge का concept कर रहे थे. Okay, we were doing what? Terminal depreciation and balancing charge. So हाँ हिमांशु, आपका कुछ क्वेश्चन था पिछले सेशन एंड में? Sir, how can we define this balancing charge and what is the purpose of this concept? यानी what is the purpose means? सर अगर कोई डेफिनेशन मतलब ऐसे डेफिनेशन अगर कोई पूछता है ये एक लेमन लैंग्वेज में कैसे समझा सकते हैं, किसी को समझ सकते हैं अपने मैथमेटिकली समझ. इसमें भी देखिए, इसमें भी तो जो आप टर्मिनल डेप्रिसिएशन बोल रहे हैं आपका WDV है. ओके, WDV आपका 40,000 था. ओके, और तो आपको WDV was 40,000, you sold it for 25,000. ओके, देन देयर इज अ लॉस. ठीक है, ये तो हमको समझ में आता है कि लॉस है. करेक्ट, और लॉस हो रहा है तो हमको डिडक्शन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए. करेक्ट, यहाँ भी मिल रहा है, बस नाम डाल दिया उसने टर्मिनल डेप्रिसिएशन. ठीक है, क्योंकि ये इसको भी आपको बिजनेस लॉस मिलता है इसका एक्चुअली. तो इसको क्यों वो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है, क्योंकि आपको इस चीज का जो है ना, ये आपका बिजनेस इनकम में डिडक्शन मिलता है इसका. ओके, तो इसीलिए इसका नाम दिया गया. तो कुछ अलग आइडेंटिफाई होना चाहिए ना. इफ दे आर यूजिंग द टर्म डेप्रिसिएशन दैट मींस इट विल बी इट इज रिलेटेड टू बिजनेस, यू नो, और बिजनेस इनकम से ऑफसेट होगा. करेक्ट, दैट्स व्हाई दे पुट द नेम टर्मिनल डेप्रिसिएशन, बट नाम अलग किए. और बैलेंसिंग चार्ज में अगर जाते हैं हम, ठीक है, तो आपको यहाँ क्या हो रहा है बैलेंसिंग चार्ज में? आपको व्हाट इज हैपनिंग हियर इज से दिस इज 60,000. ठीक है, नाउ you got a profit of 20,000. ठीक है, now what they are saying is कि भैया this is PGBP head. okay, PGBP head and this is capital gains head. ठीक है, these two are different heads of income. Now PGBP is saying, ठीक है, I have given you so much deduction so far. Okay, and my revenue reduced because of the deduction I gave you. Today the same purpose which you have used for your business income, you have sold it and you have earned some profit. So firstly, okay, you return my deductions to me, only then I'll let you go to capital gains. This is what it is saying. So there is nothing illogical about it. यहाँ पे जो है जितना भी, इसलिए बोल रहा है कि इतना मैंने डिडक्शन आपको दे चुका हूँ, आप प्रॉफिट लो, जो होना लेके जाओ, कैपिटल गेन्स में यू विल बी अकाउंटेबल. बट if you have sold the asset for a huge sum, ठीक है, और आपको से your total profit is say big amount of 2 lakhs or something like that, ठीक है, इतना आपका प्रॉफिट है, ठीक है, always fine. ये कि मेरे पास से जो डिडक्शन ली है वो मेरे को देके जाओ. You have sold the asset, right, and now you have earned out of that asset जो आपने मेरे अंडर बिजनेस इनकम में यूज किए थे. ओके, सारे पीजीबीपी का असेसमेंट सब हुआ होगा. he has used all that setup. तो पीजीबीपी सेइंग कि भाई ये जो तुमने डिडक्शन लिए हो ये मेरे को दे दो. सो व्हाट दे आर सेइंग इज 2 lakhs में से just 40,000 give it to me because you have taken deduction. I don't want to give you any advantage now, so give the advantage back. Rest 1,60,000 you go get it taxed wherever you want to, which is capital gains. बस इसका नाम दे दिया गया है बैलेंसिंग चार्ज. इसका जो बिकॉज दिस पार्ट यू हैव टू, आपको चेंज करना पड़ेगा कभी ये कि ये जो आपका ये 1,60,000 है, ओके, दिस इज टैक्सेबल एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स. ओके, और ये जो है दिस पार्ट इज टैक्सेबल अंडर पीजीबीपी व्हिच इज बैलेंसिंग चार्ज. आपको नाम तो बदलना पड़ेगा ना, तभी तो हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन बैलेंसिंग चार्ज एंड एसटीसीजी. सो दे हैव गिवन द नेम बैलेंसिंग चार्ज. बस वही लॉजिक. तो एग्जैक्टली सेम लॉजिक से चल रहा है. जैसे हम डिप्रिसिएशन देते हैं या आप बेचते हैं कुछ तो कैपिटल गेन्स में चार्ज होता है, ओके, और कैपिटल लॉस होता है और कैपिटल प्रॉफिट होता है. सेम लॉजिक इज गोइंग ऑन हियर. कुछ भी चेंज नहीं है. बस ओनली थिंग इज पीजीबीपी इज सेइंग कि व्हाटएवर डिडक्शन यू हैव टेकन मी टू दैट एक्सटेंट यू गिव इट बैक टू मी. दैट्स व्हाट, वही लॉजिक है.
ठीक है। सो नाउ यही है, ये पूरा जो है ना यहाँ पे सब जो बताया गया है। ओके, और दैट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विच आई वाज सेइंग ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है, ये है वो। ओके, बैलेंसिंग चार्ज कैन नॉट एक्सीड अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ओके, चलिए सो नाउ अभी एक प्रॉब्लम करते हैं इसका। here is the power generating unit, ठीक है, on 1/4/2019 purchased a plant of 50 lakhs, ठीक है, eligible for depreciation at 15% on SLM, ठीक है, 1/4/2019 में इसने खरीदा था एसेट। ओके, परचेज्ड ऑन 1/4/2019, कॉस्ट कितना था 50 lakhs, it bought at 50 lakhs, depreciation 15% on SLM। ओके, compute balancing charge or terminal depreciation assuming that it is sold on 21/4/2021, ठीक है, so it was sold in our current current previous year। Okay, sold on 21/4/2021, and they've given you different prices, sale prices. What if sold for 7,50,000, what if sold for 30 lakhs, what if sold for 45 lakhs, what if sold for 55 lakhs, ठीक है। चलिए इसको अपन विल सी द सॉल्यूशन। ओके, चलो, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन और बैलेंसिंग चार्ज और टर्मिनल डेप्रिसिएशन। इसमें सबसे पहले हमने क्या किया, ठीक है, रिटर्न ऑन वैल्यू ऑन 1/4/2020, ठीक है। So this is what we said that he has purchased this asset for 35 lakhs, correct? तो 1/4/2020 को आपने लिख दिया, these are the 4 assets ABCD लिस्ट कर दिए, and this is the value of purchase which is the same for all 4। okay, next जो है ठीक है, now just say less sale proceeds, ठीक है, हम we will find out the written down value। okay, वो हम करेंगे यहाँ पे, we are just putting the sale proceeds value whatever it is, ठीक है। So now this is the balance। okay, चलो अब ठीक है, अब हम देखते हैं for our comparison purpose। Balancing charge is a term used for income earned by undertaking on any amount higher than the present WDV। yes, yes Shivam, that's what it is। okay, ठीक है, तो अभी जो है ना सबसे पहले years, yeah, no, a little actually, एक काम करता हूँ, ठीक है, इसमें I'll just take you to the study material part। this should be 1/4/2021, this is the previous problem actually। okay, this should be 19, this should be 21, ठीक है, एक मिनट में I'm taking you to the study material, same problem। okay, ठीक है। okay, so this is actually, so here सबसे पहले first what we will do, ठीक है, अभी चलो we'll see this problem right from the beginning, ठीक है, इसमें little bit dates were actually messed up while you have to change that, ठीक है। so यहाँ पे
This is a power generating unit on 1/4/2019. It purchased plant of 50 lakhs, eligible for depreciation 15%. ठीक है, ये बोल रहा है, and it is sold on 21/4/2021 in our current previous year. ठीक है, and these are the different sale values which we have been given. ये चार हमारे sale values है. ठीक है, now चलो, so सबसे पहले what we want the WDV, correct? You know, we want the WDV. Based on WDV only we'll come to know what is terminal depreciation balancing charge, correct? So chalo, so now this was purchased on 1/4/2019 for 50 lakhs. Let us find its WDV for the current year, the beginning of the current year. Okay, इसके लिए this first go to this note here. Okay, okay, written down value computation है. Original cost is 50 lakhs. ठीक है, and depreciation for 2019-20 1/4/2019 को उसने खरीदा था. Okay, right? So then the whole year he'll get depreciation 15% on 50 lakhs is 7,50,000. ये deduct कर दो, you'll get WDV on 1/4/2020. Okay, then next year in SLM the depreciation remains the same always. Okay, if it is 7,50,000 here, it will be 7,50,000 till the end. Okay, then this minus this, if you do, what will you get is 35 lakhs. This is your WDV on 1/4/2021. ये हमको क्या मिल गया? We got the written down value. Now we will see. Now we have the written down value at the beginning of the year. Now we will put the sale value and we will see what has happened. Okay, same what we did in our example. Okay, so now ABCD for written down value on 1/4/2021. Just now we computed. Okay, all are 35 lakhs. Now second thing is your sale price, sale proceeds, which is given in the problem. Just write it down as it is, and then what you will do, this minus this you will do. Okay, and we'll call it as balance. Okay, at this stage let's call it balance. Okay, फिर बाद में will segregate it whether it is terminal depreciation, balancing charge or STCG. Okay, so now what is the balance? We'll see now. Balance is, here it is 2,50,000, correct? This minus this. Similarly 35 minus 30 is 5 lakhs, but same as a. Okay, wherever sale proceeds are more, we have written with a negative sign. Okay, so here in this case your negative signs means it is credit actually. Okay, this इन्होंने लिखा है ऐसा, based on that it is your this negative amounts are your credit. अब आप मुझे बताओ what is our accumulated depreciation for this asset? 15 lakhs. 15 lakhs. Very good. 15 lakhs is the accumulated depreciation. How? Because I just go down here in this statement. 15 lakhs कैसे accumulated depreciation है? ये पहला depreciation हमने दिया था, ये दूसरा दिया था, दोनों को ऐड करना है हमको. That is your accumulated depreciation. So 15 lakhs 7,50,000 plus 7,50,000 आपका accumulated depreciation. ठीक है? So चलिए अब देखते हैं पहले दो केस में. In the first two cases क्या हुआ आपका? You have a loss rate in both in the first two cases. See, this is 27,50,000 loss. This is 5 lakhs loss. Correct? So both will be called terminal depreciation. Agree? ठीक है, लॉस आ गया तो टर्मिनल डेप्रिसिएशन बोलेंगे हम, राइट? ओके, नाउ केस सी एंड डी में यू हैव गॉट प्रॉफिट. यहां हमको देखना है कि कितना बैलेंसिंग चार्ज है, कितना टर्मिनल डेप्रिसिएशन. हियर सी प्रॉफिट इज 10 lakhs. हाउ मच इज योर accumulated depreciation? 15 lakhs. तो accumulated depreciation तक पहुंचे नहीं है अभी, राइट? It is not over 15 lakhs. So whole thing will be balancing charge. ये बात समझ में आई?
Understood this point? Why this is balancing charge? Because your accumulated depreciation itself is 15 lakhs. Till your profit reaches 15 lakhs, it will be called as balancing charge only. This is under 15 lakhs. Write it as balancing charge. Okay. Now, the next case, profit is 20 lakhs. ठीक है, 20 लाख का profit. So up to 15 lakhs, क्या बोलेंगे? Up to 15 lakhs we'll call as balancing charge. Correct? Up to 15 lakhs is balancing charge. Over that 5 lakhs will be your short-term capital. समझ में आ गया? That's what is this problem. ये वही है जो हमने जो short statement में what we had seen there, it's the same thing here. Okay? Understood? समझा सबको? कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम. Any doubt? This problem में कोई doubt anything? सर पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर बी का ये टर्मिनल डेप्रिसिएशन एक बार बताइए ना. कौन सा पॉइंट नंबर ए और बी? बी. तो इसमें देखिए टर्मिनल डिप्रिसिएशन में क्या होगा, आपको आपका जो सेल वैल्यू है, ठीक है, सेल वैल्यू WDV से कम रहेगा, तो इसलिए आपको लॉस होगा. पहले आपको ये देखना आपको लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है सेल में. सो पहले दो केस में आप देखोगे अगर, ठीक है, तो ये केस में देखिए सेल इज 7,50,000, आपका इसका रिटर्न ऑन वैल्यू कॉस्ट ही आपका 35 लाख है, तो आपका लॉस हो रहा है, राइट? सो इफ अगर लॉस हो रहा है तो लॉस इज कॉल्ड टर्मिनल डिप्रिसिएशन, दैट्स ऑल. सेकंड केस में भी आपको लॉस हो रहा है, यू आर गेटिंग अ लॉस ऑफ 5 लाख, सो इट इज टर्मिनल डिप्रिसिएशन. ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है तभी बैलेंसिंग चार्ज होगा. प्रॉफिट टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, आपका अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन इज 7,50,000 into 2, यानी 15 लाख डिप्रिसिएशन अभी तक दिए हैं हमने. We have given 15 lakhs depreciation so far. So if your profit is up to 15 lakhs, you will call it as balancing charge. Profit is up to 15 lakhs, then this will be called as balancing charge. ठीक है, ये balancing charge कहलाएगा. Next case में your profit is 20 lakhs, it is more than 15 lakhs. So up to 15 lakhs will be balancing charge. ठीक है, और over that, which is the next 5 lakhs, it will be short-term capital gain. Okay, clear? Yes sir, clear. Okay, so now what is the next problem? चलिए, तो ये प्रॉब्लम जो है, I think I can give this problem to you. देखते हैं, ठीक है, कि आप लोग कैसा करते हैं प्रॉब्लम. तो दिस प्रॉब्लम चलो हम लोग साथ में पढ़ेंगे. फर्स्ट we'll read it. ताज इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लिमिटेड, ठीक है, चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन SLM, okay, whose actual cost, that is purchase cost, okay, actual cost means purchase cost, actual cost is 20 lakhs, WDV is 18,72,000. So they've given you actual cost, they've given you 18,70,000, they've given you WDV, they've given you actual cost, they've given you WDV, ठीक है, and sold the said asset after 2 years. Now here आपको डेट का भी कोई रेलेवेंस नहीं है, because they've already given you WDV. ठीक है, so during 2021 इसमें बेचा गया. ठीक है, अब पूछ रहा है what will be the tax treatment if the asset is sold for, आपको अलग अलग कीमतें दे दिया है, इसमें तो डेट भी नहीं दिया आपको. ठीक है, डेट का भी कोई प्रॉब्लम नहीं. You know the actual cost, you know the written down value, okay, and you have these sale values. ये सब है sale values. अब बताइए कि कितना, how much will be balancing charge, how much will be terminal depreciation. ठीक है, इसमें सब जो भी है, don't see the answers. ठीक है, आप आंसर्स देखोगे तो आप लोग you won't be able to develop. यहाँ हो चाहे आपके एग्जाम में हो, ओके, कम मार्क्स मिले परवाह नहीं, आज कम मिला कल ज्यादा मिलेगा आपको, मैं कुछ बोलूंगा भी नहीं. लेकिन if you get less, I never
comment on it. All those who give exams regularly, they know that कि performance खराब हो तो उसमें कोई नहीं. मैं first appreciation is for the people who attend the examination, क्योंकि आधा बाजी उन्होंने जीत लिया है by attempting and attending. So all students who are doing this regularly, doing classes regularly and doing exams regularly, ठीक है, उनको बहुत फायदा होगा. If you are not able to do classes regularly for some reason, that is okay, but keep yourself up to date. Every week's videos you should be knowing properly, but do the exams, okay, and do it honestly. चलिए ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आप लोगों को करना है, मैं आंसर बताऊंगा लास्ट में. कितना आता है? 127,700. Just 300. फर्स्ट वन टर्मिनल डिप्रिसिएशन. अच्छा, फर्स्ट वन का क्या आंसर है अभी आप लोग बताते जाइए एक एक करके. पहले वाले का The terminal depreciation of 18,42,300. 18,42,300. 15 lakhs 42,000. 18,42,300. ओके, सेकंड. Sir, terminal depreciation 0. Nil. Nil. सेकंड वन बैलेंस इज नील. ठीक है, तो बैलेंस इज नील है तो न टर्मिनल डिप्रिसिएशन, न बैलेंसिंग चार्ज, नथिंग. ओके, बैलेंस बिकम्स नील. थर्ड वन 107,700. 107. ओके, और सबका आंसर मैच हो रहा है इसमें सबका? इसी में किसी को डाउट है? Yes, sir. No, sir. ओके फाइन, गुड. ठीक है, तो ये हो गया हमारा. अभी नाउ हमारा विल बी गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक. ठीक है, तो इसमें जस्ट आई हैव टू अपडेट द डेट्स. एक्चुअली इसमें जो है डेट्स पुराने रह गए मेरे इन दिस स्टेटमेंट ना. दिस शुड बी 1920 2020. चलो, नेक्स्ट टॉपिक इज एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट. ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर टॉपिक है हमारा. ठीक है,
called as actual cost of asset. एक मिनट. One moment. Just a moment. Okay. Okay. Sorry. So next topic जो है हमारा, it is actual cost of assets. Okay. इतने मैग्निफिकेशन में आपको क्लियर दिखता है आपके इसमें आपके मोबाइल से? anyone is using mobile to view this? Is this enough or you need more magnification than this? ये आपको क्लियर दिखता है? नॉर्मली आई मेंटेन इट एट 120. मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मुझे पता नहीं चलता कि आप लोगों को कैसे दिख रहा है. इज इट रीडेबल इतना कि आपको थोड़ा और बड़ा चाहिए? ठीक है सर। ओके. चलिए अभी हम देखेंगे ना एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा टॉपिक है. ठीक है, ये टैक्सेशन में इसका स्पेशल इंपॉर्टेंस है. अगेन फॉर सेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है. ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट है मैं बताते जाता हूँ आपको. राइट, तो इसमें जो है सब याद बिल्कुल नहीं करना है हमको, ओनली सम सेलेक्ट फ्यू. दिस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट्स 43(1) ये इंपॉर्टेंट है. ओके, जस्ट रिमेंबर दिस. क्या होता है ना एक्चुअल कॉस्ट में, ये बोला जाता है कि एक बात मैं पूछता हूं आपसे, से मैंने परचेस किया एसेट 10 lakhs. आई परचेस्ड इट फॉर 10 lakhs. ठीक है, अब मेरे को जो है गवर्नमेंट ने कुछ सब्सिडी दे दी कि बोल दिए चलो आपको 2 lakhs कम कर देते हैं. ठीक है, तो अब मेरे को पड़ गया है 8 lakhs का. ठीक है, तो मेरे को डेप्रिसिएशन कौन से वैल्यू में मिलना चाहिए, 10 lakhs में कि 8 lakhs में? 8 लाख। 8 lakh. 8 lakhs. 8 लाख। 8 lakhs में मिलना चाहिए. ठीक है, करेक्ट. तो इसी तरह से इस बेसिस में जो ये छोटा सा हमने जो डिस्कशन इसमें किया है हमने, इसी प्रेमिस में यार एक्चुअल कॉस्ट फिक्स किया गया है. ओके, इन कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल कॉस्ट. सो एक्चुअल कॉस्ट यहाँ पे आप सोचते होंगे ना कई बार कि यहाँ पे हम लोग एक्चुअल कॉस्ट बोल रहे थे. व्हाई वी आर नॉट सेइंग परचेस प्राइस, राइट? क्यों एक्चुअल कॉस्ट? रीजन बीइंग एक्चुअल कॉस्ट इज नॉट ऑलवेज द परचेस प्राइस. एक्चुअल कॉस्ट हमेशा आपका परचेस प्राइस नहीं होता. इन कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल प्राइस अपार्ट फ्रॉम कॉस्ट प्राइस जो है ना आपका परचेस प्राइस, अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव टू इंक्लूड दीज थिंग्स. 3 चीजें हैं जो इंक्लूड होती है. ओके, there are 3 things which are included. Expenses directly related to acquisition of asset, including traveling expenditure for acquiring it. ठीक है, एक एसेट है, ठीक है, उसको जो है मैं डायरेक्टली डिलीवरी नहीं करा सकता. ओके, बिकॉज I cannot get that asset delivered directly because first I need to send one technician there so that he will test it whether everything is proper. Only then I can bring it here. Okay, so that particular person whom I am sending, जो travel कर रहा है वहां पे, ठीक है,
उसका ट्रैवलिंग कॉस्ट भी आपके एसेट के कॉस्ट में कैपिटलाइज होता है। ओके, सो एनी एक्सपेंस आपको वो एसेट को यहां लेके आके मेरे को चालू करना है, ठीक है। बेसिकली ये मेरा फैक्ट्री है, ओके, दिस इज माय फैक्ट्री, और ये है दुकान, ठीक है, ये शॉप, ओके। तो अब यहां से मुझे मशीनरी यहां है इसके अंदर, ओके, सो आई हैव टू गेट दिस मशीनरी फ्रॉम हियर टू हियर, ठीक है, यहाँ लेके आके देन देयर विल बी सम एक्सपेंसेस टू गेट इट टू वर्किंग कंडीशंस, कुछ टेस्ट करेंगे, कुछ करेंगे, राइट, सर्टेन बिफोर इट स्टार्ट्स प्रोडक्शन, ऑल दोज एक्सपेंसेस बिफोर इट स्टार्ट्स प्रोडक्शन वो सब कैपिटलाइज होते हैं, ऑल ऑफ इट इज एडेड टू द परचेज प्राइस ऑफ द एसेट, ये तो आपको मालूम ही है। अपार्ट फ्रॉम दिस और कोई एक्सपेंडिचर है, जैसे यहाँ मैंने आपको बोला था, मैंने मेरे मैकेनिक को मेरे को भेजना पड़ा, सो आई एम सेंडिंग इट, भी एसेट मिल रहा है दूसरे कोई सिटी में, सो ही वेंट, ही चेक्ड एंड ही केम बैक, उनके जाने आने का खर्चा लगा 10,000, दैट 10,000 he went, tested and came back, and the cost was 10,000 for his travel, okay, that will also be added to the actual cost. Anything which is necessary, okay, for the machinery to be in working condition in my factory, all expenses will come under actual cost, ये याद रखना है, ठीक है। तो इसीलिए हम एक्चुअल कॉस्ट बोलते हैं, यू डोंट से परचेज कॉस्ट, ठीक है, ऑलवेज यूज द टर्म एज एक्चुअल कॉस्ट, प्रॉब्लम्स में भी देखे होंगे आप लोगों ने। So what expenditure are included? Expenses directly related to the acquisition of asset, including traveling expenditure. ठीक है? Necessary to bring the asset to site में लेके आना, installation, ready to use, production, not production, क्या बोलते हैं इसको, trial runs, okay, all that, ठीक है? और उसके अलावा any incidental expenditure, right? ये टू मेक इट रेडी टू यूज में ये सब आ जाता है, कैरेज इनवर्ड, लोडिंग, ठीक है, ये सब ये मशीनरी के आने जाने का ये है कैरेज इनवर्ड। और ये ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर हमारा कोई मैकेनिक कोई स्पेशल किसी को हम भेज रहे हैं, इट इज दैट, ओके, एंड दिस इज कैरेज इनवर्ड, इज जो मशीनरी आ रहा है उसका भी तो पैसा लगेगा ना, मशीनरी इज कमिंग इन, सो दैट इज कैरेज इनवर्ड, ओके। लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस, इंस्टॉलेशन कॉस्ट, ट्रायल एंड ये सब चीजें जो है, ये सब तो आती है। लास्ट चीज एक और है, आपने लेके आए एसेट बट देन यू इनकर्ड सम एक्सपेंस टू इंक्रीज इट्स कैपेसिटी, ठीक है, दैट विल आल्सो बी एडेड टू इट्स एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है। अच्छा, ये क्या होता है, ये जो व्हाट इज carriage on purchase, carriage on sales, क्या फर्क है इसमें, इस दोनों में से कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड, कौन सा है कैरेज इनवर्ड इसमें से? तो परचेज वाला इनवर्ड है और सेल आउट Purchase वाला ऑन inward. सेल्स इनवर्ड, परचेज वाला आउटवर्ड, परचेज वाला Inward. इनवर्ड, इनवर्ड, सर परचेज कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग में जाएगा, आउटवर्ड पीएनएल पे जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, यस, दिस इज डायरेक्ट एंड दिस इज इनडायरेक्ट, कंसीडर्ड इनडायरेक्ट, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। सो दिस इज योर, सो ये है हमारा ये एक्चुअल कॉस्ट है, ठीक है। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग डेफिनेटली पूरा टॉपिक जो है पीजीबीपी में वो ये है बहुत बड़ा, ठीक है, तो आपको बोर नहीं होगा, आप अभी भी टिल व्हाटएवर हमने किया है अभी इसमें काफी सारे हम ये डिस्कस करते हैं, राइट, लॉट्स ऑफ यानी लॉज वगैरह जो है कि इसका सेक्शन ऐसा है वैसा है, बट आप देखोगे तो पीजीबीपी इज इंटरेस्टिंग है, सो बोर नहीं होता है एज सच, करेक्ट। टाइम निकल जाता है, ओके जी, नाउ अगर टाइम निकल गया एक्चुअली, तो 9:40 को ज्वाइन कीजिए, ठीक है। तो एक लंच ब्रेक ले रहा हूँ, आज लंच नहीं किया है, तो वी कैन टॉक अबाउट 9:40 डिनर डिनर, सॉरी डिनर
ओके सर 9:40 इतना इंटरेस्टिंग है, आप भूल गए कि लंच करना है, डिनर चैप्टर